वेलकम टू सीआई एकेडमी। और हम फिर आ गए हैं जनरल साइंस की सीरीज लेकर के। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि मतलब क्या है, डेली डेली तो सीरीज आ रही है। तो बिल्कुल डेली सीरीज आ रही है और ये सिर्फ आपके लिए आ रही है। और ये पीवाईक्यू सीरीज जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब मैं डेली एक ही बात बोलूँगी तो आपको बोरिंग भी लगेगा, इसलिए इस चीज़ को स्किप ही करते हैं। आपको भी पता है पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस, और अगर नहीं पता है ना तो जब एग्जाम दे के आओगे तो पता लग जाएगा, वेरी श्योर 90%। ठीक है, चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। तो क्या ये व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज? पता है हमने आपको यूनिट वाले आज क्वेश्चंस दिए हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट वाले क्वेश्चंस दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हर्ट्ज में किस चीज को हम मेजर करते हैं, किस चीज को हर्ट्ज में मापा जाता है? तो वो क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं। इन सारी चीजों का आपको यूनिट बताना है। ठीक है, वैसे तो जिसका होगा उसका ही बताओगे ना। वैसे तो काफी आसान है, बट फिर भी आपको बताना है कमेंट में। चलो, हर्ट्ज में हम फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। फ्रीक्वेंसी मेजर द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। क्या है ये? नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ रिपीटिंग इवेंट जो रिपीट हो रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम। स्पेसिफिकली 1 हर्ट्ज इक्वल्स 1 साइकिल और 1 इवेंट पर सेकेंड। अगर 1 हर्ट्ज आपसे पूछा जा रहा है कि 1 हर्ट्ज क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे आप कर सकते हैं? तो 1 हर्ट्ज इक्वल्स 1 साइकिल, यानी 1 साइकिल और इवेंट पर सेकेंड। 1 पूरा एक साइकिल, 1 साइकिल और जो इवेंट हुआ वो पर सेकेंड। ठीक है, मतलब कि हम टाइम को रिस्पेक्टली टाइम को लेकर के चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 साइकिल और इवेंट पर सेकेंड। ठीक है, हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। फॉर रेफरेंसेस एनर्जी एंड हीट आर मेजर्ड इन जूल। अच्छा, मैंने ये बता दिया, बट ये आपको कमेंट में बताना था। चलो कोई नहीं, ये तो बहुत ही आसान था। चलो, आवृत्ति की ऐसी इकाई है हर्ट्ज। हमने देखा आवृत्ति समय की प्रति इकाई किसी दोहराई जाने वाली घटना यानी कि रिपीटिंग इवेंट्स, जाने वाली घटना के घटित होने की संख्या को मापती है। करेक्ट। विशेष रूप से एक हर्ट्ज ये आपका डिफिनेशन हो जाता है किसका? हर्ट्ज का। अगर आपसे पूछा जाए तो कि 1 हर्ट्ज अगर इक्वल्स टू क्या होगा, तो 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज एक चक्र या घटना प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, संदर्भ के लिए ऊर्जा, चलो ऊर्जा और ऊष्मा का तो आपको पता ही है, यूनिट की जूल हो जाएगा, यानी एनर्जी और हीट का। हमने हर्ट्ज किसका देख लिया? आवृत्ति का देख लिया। अगर 1 हर्ट्ज पूछे इक्वल्स टू तो क्या होता है? तो 1 हर्ट्ज एक चक्र या घटना प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये आपके ब्रेन के पार्ट से है। आपने ब्रेन का पूरा पार्ट अगर आपने पढ़ा होगा, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, है ना, और सारे उसके पार्ट्स के बारे में आपने जाना होगा, तो आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, मैं ये टाइम आपको इसलिए दी थी ताकि थोड़ा सोच लो। नहीं समझ में आया मैं बता देती हूँ। हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस है हमारा जो रेगुलेट क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को, स्वेटिंग को। स्वेटिंग, इन सब चीजों को कौन नियंत्रित कर रहा है? जो हमारे शरीर का तापमान है, तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है? वाइटल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द ब्रेन, यानी हमारे मस्तिष्क में लोकेट करता है। एक्ट्स एज द बॉडीज थर्मोस्टेट, यानी कि इसको थर्मोस्टेट की तरह ये वर्क करता है। प्लेइंग अ की रोल इन मेंटेनिंग व्हाट? होम्योस्टेसिस, यानी कि जो हमारा इंटरनल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हेल्प करता है। आंतरिक संतुलन को मेंटेन करने में। इट अचीव्स दिस बाय डिटेक्टिंग चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लड। ये रक्त का तापमान को
जो है मतलब रेगुलेट करके हमारे अंदर चेंजेस फंक्शन करता है हमारे बॉडी में। एंड इनिशिएटिंग मैकेनिज्म सच एज स्वेटिंग, तो जो हमें पसीना आता है, जो स्वेटिंग होती है, टू कूल डाउन और शिवरिंग, मतलब जो हम कभी बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से कांपने लगते हैं। एंड क्या बोल सकते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि वाहिकांश किरणन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू जनरेट और कंजर्व हीट, जो हम हीट को कंजर्व करते हैं और या फिर हीट जनरेट करते हैं हमारे बॉडी से, तो वो सारा फंक्शन जो रेगुलेट हो रहा है वो हाइपोथैलेमस की वजह से ही हो रहा है, यही कर रहा है। ठीक है, चलो, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत प्रवाह से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। अभी यहाँ पे ना, यहाँ का आंसर तो आपको पता है कि एमीटर होगा इसका आंसर, ठीक है, लेकिन ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है ना, एक आपका यूनिट हो जाता है और यूनिट क्या हो जाता है, एम्पियर। ठीक है, तो दोनों में अंतर है ना, तो ये चीजें आसान है, लेकिन मतलब आपको कंफ्यूज करके या जल्दीबाजी में या हड़बड़ाहट में गलत करवा सकता है। तो ये सब थोड़ा फोकस करके इजी क्वेश्चंस भी ना आराम से क्वेश्चन पढ़ के, ऑप्शन पढ़ के ही लगाना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में इजी क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एमीमीटर क्या है? तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है ना, जो मेजर करता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को, जो सर्किट में होता है, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट टू एंश्योर ऑल द करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, वोल्ट मीटर का क्या काम है? वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर मेजर क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा ही होगा, है ना, यानी कि वोल्टेज जो होता है हमारा उसका बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियोमीटर का क्या काम होता है? पोटेंशियोमीटर जो होता है वो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को और भी ज्यादा एक्यूरेटली और टू कंपेयर ईएमएफ्स। ठीक है, और वोल्ट मीटर इज ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस टू मेजर द चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है एमीमीटर जो है वो आपका यूज किस लिए हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। फिर आपका क्या है दूसरा? वोल्ट मीटर है, वो मेजर हो रहा है आपका वोल्टेज के लिए। तीसरा आपका है पोटेंशियोमीटर, जो आपका यूज किया जा रहा है मेजर करने के लिए क्या? पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, चलो देख लो, सेम ही बात लिखी हुई है। वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर यानी कि वोल्टेज को मापता है। पोटेंशियोमीटर जो है वो उपयोग संभावित अंतर का अधिक सटीक रूप से मापने या ईएमएफ की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, संभावित अंतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बताओ। क्या हो जाएगा? वॉट हो जाएगा। ये सब में सोचने वाली चीज है। देखो मैं टाइम दे रही हूँ ना, तो जिसको पता है कि पावर का तो वॉट होता है, तो ये सोच लो कि वॉट को डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि इसका अगर आपको पूछ ले कि क्या होता है अगर 1 वाट का डिफिनेशन, या फिर आप ये देख लो कि कूलॉम्ब किसका हो रहा है, वोल्ट किसका हो रहा है, एम्पियर किसका हो रहा है, ये सब भी कर लो लोकेट माइंड में तुरंत। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज द वॉट which measures the rate at which electric energy is transferred or used। क्या कह रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वॉट हो जाएगा। वो क्या मेजर करता है? which measures the rate at which electric energy is transferred or used, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो ट्रांसफर होता है या इस्तेमाल होता है, उसी को मेजर करता है। अब इम्पोर्टेंट ये है, ये इम्पोर्टेंट है 1 वाट। 1 वाट इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल पर सेकेंड, इक्विवेलेंट टू 1 जूल पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी ये आपको 1 जूल बराबर 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, हिंदी में भी देख लें, इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा ही इकाई वाट होती है जो उस दर को मापती है, दर को
मापती है जिस पर विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या उपयोग की जाती है। 1 वाट क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है। एम्पियर का आपने देख लिया, ये सा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का है, यानी कि हमारा विद्युत धारा का है, ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा, हाँ इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा उसका यूनिट एम्पियर हमने देख लिया। वोल्ट किसका है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्टेज मतलब जो संभावित अंतर होता है या उसी को हम वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो वही लाइक हमारा वोल्टेज वोल्ट हो गया उसका ऐसा यूनिट। और इसको हम कैसे और कर सकते हैं, तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये भी हम इसको कह सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यानी कि प्रति यूनिट चार्ज ऊर्जा। ठीक है, कूलॉम का क्या हो, कूलॉम किसका हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का हो जाएगा, पता ही होगा आपको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, इनमें से कौन सा है जो कि न्यूट्रॉन्स को कंटेन नहीं करता है, और न्यूट्रॉन्स में चार्ज अवेलेबल्स नहीं होते हैं, ये आपको भी पता है, और न्यूट्रॉन्स को ये कंटेन भी नहीं करता है। तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। हाइड्रोजन के सबसे आम आइसोटोप की बात हो रही है। अच्छा, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, ये सब का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइसोटोप, प्रोटियम किसका आइसोटोप है, हाइड्रोजन का। किसका है, हाइड्रोजन का, क्या, प्रोटियम। ठीक है, में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि प्रोटियम जो है वो किसका है, आइसोटोप हाइड्रोजन का, जिसमें कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो प्रोटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, और जितने भी अदर स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि अन्य स्थिर जो हमारे तत्व होते हैं, आमतौर पर कम से कम एक न्यूट्रॉन में पाया जाता है। ठीक है, चलो, एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, बताओ। एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, ये तीनों का होगा ही नहीं, सीधा एलिमिनेटेड। बचा कौन, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, ये तीनों का तो कैसे हो जाएगा, मतलब सोच के देखो ना फिर। द एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंसेस, बहुत ही छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम को। ठीक है, specifically the wavelength of electromagnetic radiations such as X-ray and visible lights। तो एक्सरे, विजिबल लाइट्स, इन सारी चीज़ों का जो डिस्टेंसेस होता है उसको हम मेज़र किस चीज़ में करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेज़र करते हैं। और बेसिकली ये सारे क्या है, तो वेवलेंथ्स हैं। ठीक है, चलो ये फिर से आ गया, हटाओ इसको। Who discovered DNA? Who discovered DNA? Who discovered DNA? James Watson and Francis Crick. देखो, इसमें थोड़ा सा मिस्ट्री। पहला चीज ये कि द एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एज एन एसिडिक सब्सटेंस within cell nuclei was the Swiss chemist कौन थे, फ्रेडरिक मिशर in 1869 and he named it nuclein।
मतलब कि एक्चुअल डिस्कवर जब डीएनए का हुआ था ना, तो एसिडिक सब्सटेंस के तौर पे हुआ था, और उसको किया था किसने? फ्रेडरिक मिशर ने किया था, ठीक है, उसको डिस्कवर। उसके बाद जो है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया? आर क्रेडिटेड विद द डिस्कवरिंग द 3-dimensional double helix structure of the DNA molecules, ठीक है, in 1953 a significant breakthrough built upon the work of others like दिमाग खराब हो रहा है मेरा इससे, तो लाइक रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल डिस्कवरी स्टार्टिंग फ्रेडरिक मिशर ने करी थी, बट वो एज एसिडिक सब्सटेंस उसने किया था, जिसका नाम उसने क्या दिया था? न्यूक्लियन नाम दिया था। लेकिन जो स्ट्रक्चर है डीएनए का 3-dimensional एंड एवरीथिंग, वो किसने डिस्कवर करके बताया? तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। व्हाट इज क्या है ये? ट्रिग्लाइसराइड क्या है ये? बताओ जल्दी। ट्राइग्लिसराइड क्या है ये? व्हाट इज दिस? अभी यहां से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं, पता है क्या? देखो, है तो ये एक तरीके का क्या फैट, ठीक है, एक फैट है। अब फैट बहुत तरह के होते हैं, अब उनके भी वेराइटीज में नाम है। अब आपको इस तरीके से आप फैट का जान रहे हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट का भी जानना चाहिए, प्रोटीन का भी जानना चाहिए, मिनरल्स का भी जानना चाहिए, है ना। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे आप देखिए कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ये टाइप ऑफ फैट है, एक लिपिड है, फाउंड इन द ब्लड एंड दे आर मेन फॉर्म ऑफ फैट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड आर यूज्ड फॉर एनर्जी, ठीक है। तो इट्स अ टाइप ऑफ फैट। तो देयर कैन बी एट मोर टाइप्स ऑफ मोर थिंग्स, मतलब कि आपका हर, मतलब जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके भी टाइप्स होते होंगे, नेम्स होते होंगे। तो थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, और इन सारी चीज़ों पे भी थोड़ा अपना ध्यान दे देना, ठीक है। ये बताओ, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम का उपयोग निगरानी में किया जाता है, किस चीज की मॉनिटरिंग में किया जाता है? किस चीज की मॉनिटरिंग में किया जाता है? नाम ही इतना खतरनाक है, नाम ही इतना खतरनाक है इसका, बताओ जल्दी, खुद ही से सोचो, मुझे क्या बताओगे? हमारे ब्रेन के पार्ट्स भी बहुत खतरनाक है ना, हमारा ब्रेन भी बहुत खतरनाक है। अगर हमारा ब्रेन खतरनाक नहीं होता तो आज दुनिया में इतना कुछ नहीं हो रहा, तो हमें एग्जाम्स भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि किसी के पास बुद्धि नहीं होती ना कि एग्जाम वगैरह भी दिलवाना है, फिर नौकरी भी होनी चाहिए, ये सब बुद्धि नहीं होती। कितना अच्छा होता लाइफ, नहीं वैसा ही रहता सब कुछ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बुद्धि के कंपटीशन में लग जाओ, तो ब्रेन की बात हो रही है तो आंसर भी ब्रेन ही है। मस्तिष्क हमारा बहुत हैवी हो जाता है, कभी कभी मस्तिष्क हैवी होता भी है एक्चुअली में। तो उस किसकी मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है? तो ब्रेन की, ठीक है, ब्रेन की मॉनिटरिंग के लिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EEG बोलते हैं। पूरा नाम पढ़ पाना ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बार बार, आपके लिए पॉसिबल है तो आप पढ़ते रहो इसको बार बार। ये पूरा नाम पढ़ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मैं तो शॉर्ट में बोलूंगी EEG। बहुत सारी चीजें शॉर्ट में, आजकल हर चीज का शॉर्ट फॉर्म है, लंबा लंबा कौन पढ़ेगा। इज अ मेडिसिन टेस्ट, it is a medical test that measures the electrical activity of the brain। तो हमारे ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसको जो है ये टेस्ट करता है, इट्स मेजर करता है, करेक्ट। एंड इट वर्क्स बाय द यूजिंग स्मॉल मेटल डिस्क। ये कैसे वर्क कर रहा है? तो स्मॉल मेटल डिस्क होंगे, मतलब कोई भी धातु के स्मॉल मेटेलिक डिस्क होंगे जिसको हम इलेक्ट्रोड्स कहेंगे, अटैच्ड टू द स्कैल्प। हमारे स्कैल्प से वो अटैच रहेगा। स्कैल्प पता है ना, स्कैल्प किसको कहते हैं? टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डिटेक्ट करने के लिए स्मॉल मेटल डिस्क यानी कि इलेक्ट्रोड्स हमारे स्कैल्प से अटैच होंगे और वो डिटेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। दैट ब्रेन सेल्स यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, जो न्यूरॉन्स जो है उस यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए अदर पार्ट्स या फिर
अपने अदर पार्ट्स से, तो वो सारी चीज़ों को डिटेक्ट करना वो कौन कर पाएगा, तो हमारा ये EEG जो है वो कर पाएगा, है ना। एंड द रिकॉर्डेड सिग्नल्स अपीयर एज वेवी लाइंस। तो वेवी लाइंस, ये जो वेवी लाइंस आपको दिखता है ना, वही अपीयर जो होता है वही रिकॉर्ड करते रहता है सिग्नल्स को, ठीक है, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। एंड डॉक्टर्स एनालाइज these patterns to diagnose conditions related to the brain such as epilepsy, हाँ ये देख लो, epilepsy, sleep disorder and brain tumors। ये जो दिखता है ना वेवी लाइंस, ये सब भी बतलाता है। ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए लोग, क्या बताऊं, हम तो यहीं रह गए। चलो हिंदी में भी देख लो, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है इसको हिंदी में भी, क्या बताऊं मैं, बात तो एक ही है। न्यूरॉन्स, ये क्या ही है, जो आपके न्यूरॉन्स है, जो आपका दिमाग में सिग्नल्स जा रहा है उसको डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्ट करके बता रहा है कि आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है कि नहीं, आपको ट्यूमर व्यूमर तो नहीं हो गया, वो सारी चीजें बता रहा है, और क्या। चलो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए। क्या सही कथन चुनूं इसमें से? पहला कथन देखो, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ किसका, रेड लाइट इज लेस देन द वॉयलेट लाइट। सुनो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वॉयलेट लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन द वॉयलेट लाइट। यहाँ पे लेस देन बोला है, यहाँ पे मोर देन बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन, ठीक है। तीसरा क्या है, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट। अब यहाँ वॉयलेट और ग्रीन की बात होने लग गई, तो इसमें मोर बोला है, किसमें, वॉयलेट में, और ग्रीन में वेवलेंथ हम देख रहे हैं जिसमें कि इसमें मोर बोला है। वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इज मोर देन येलो, ये क्या है, छोड़ो इसको हटा दो। ये तीनों में बताओ, चलो। आसान सा है ये, कहाँ गया, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। अच्छा बताओ, हमें सिग्नल्स पे रेड लाइट दिखाता है ना, तो सोचो कि रेड ही लाइट क्यों यूज किया, कोई और लाइट क्यों नहीं यूज किया, रेड ही लाइट क्यों यूज किया, टू स्टॉप होने के लिए। मतलब ये मतलब एक बहुत बड़ा आपको क्या बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको, एकदम सडन आपको रोक रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको सडन चेंज आपके, जैसे आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और उधर से कोई रोड से ऐसे गाड़ी आ रही है और आपको पता ही नहीं रहेगा, आप स्पीड में चला रहे हो तो गाड़ी तो उड़ा दोगे ना आप। अगर वही आप रेड लाइट आपको दूर से ही दिख जाता है कि नहीं रेड लाइट जल रहा है, तो आप धीरे से स्लो करते हुए आओगे और फिर वहां आके रुके रहोगे जब तक वो ग्रीन लाइट नहीं हो जाता, है ना। तो रेड लाइट क्यों, हमें रेड लाइट ही लगाया गया वहां पे, जो आपको दूर से भी दिख सके, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, यानी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, द विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम वायलेट टू रेड। तो विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम जो होता है, जिसमें कि रेंजेस कैसे होता है, वायलेट से लेकर के रेड तक, या रेड से लेकर के वायलेट तक ऐसे रेंज होता है। एंड रेड ये ठीक नहीं हो रहा है मेरा, अलग ही है सिस्टम। रेड लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो रेड लाइट जो है उसका वेवलेंथ क्या है, लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन दिस स्पेक्ट्रम टिपिकली बिटवीन 620 and 750 nanometer, and in contrast violet light has the shortest wavelength। तो वायलेट लाइट का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, इसीलिए हमें मतलब ज्यादा ये बोल सकते हैं स्प्रेडेड होता है, एंड यूजुअली बिटवीन 380 and 450 nm, ठीक है। दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइट मीन्स दैट रेड लाइट वेवलेंथ इज ग्रेटर देन वायलेट लाइट, मेकिंग स्टेटमेंट बी द ओनली करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते। हाँ, यहाँ से एक और चीज है, विजुअल लाइट्स वगैरह के बारे में, और सारे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी जो है सारे लाइट्स के आप कर लेना, ठीक है, ये सब कर लेना, बिकॉज ये सब बहुत जरूरी है।
पूछ देगा। मैं मतलब पिछले क्लास में भी मैंने बताया हुआ कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये सब देख लेना आप रेडिएशंस। क्या है क्वेश्चन? इन इलेक्ट्रिक मोटर हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ओहो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो लूसेंट का क्वेश्चन है भाई, बताओ जल्दी। लूसेंट का ही आ रहा है लग रहा है मेरे को। क्या हो जाएगा? मोटर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक मोटर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक मोटर की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? अरे यार क्या हो रहा है मेरे आंख में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। An electric motor is a device that fundamentally converts electrical energy into mechanical energy, and this process achieved through the interaction of magnetic field and electric currents, यानी कि जो इंटरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, इलेक्ट्रिक करंट से, which generate a force that causes a rotor to spin, sorry motor the resulting rotational motion is the mechanical energy output used to power various devices like fans, pumps and industrial machinery। तो ये मैकेनिकल एनर्जी में जब ये कन्वर्ट करता है तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या देता है कि जो मोटर है वो स्पिन करने लगता है, तो इसका आउटपुट क्या निकलता है कि हम उसको फिर यूज कर पाते हैं कैसे कैसे डिवाइसेस में, कैसे कैसे यंत्र में। तो जैसे हमारा पंखा हो गया, पंप हो गया, वो इरिगेशन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, फिर इंडस्ट्रीज में जो मशीनरीज होती है ना, मोटर लगे हुए, तो वो सारी चीजें हो गई। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, मानव शरीर में कितना पानी होता है बताओ जल्दी? जितना कि पूरे अर्थ पे पानी है, अबाउट 70% वाटर। From 50 to 75% depending on factors like age, sex and body composition. In adult men, the water contained is approximately 60% of the body। ये approximately दिया हुआ है, इसके क्लोज अगर आपका कोई ऑप्शन में होगा तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर, अच्छा इनको क्यों मिला था भाई नोबेल प्राइज? ये भी नहीं बताओगे तो क्या ही बताओगे, आइंस्टाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो नोबेल प्राइज इनको किसने मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, रिलेटिविटी मत सोच लेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन कब? 1921 में, ठीक है, इन हिज सर्विसेज टू थियोरेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशली फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ photoelectric effect, and this work was pivotal in establishing quantum theory, है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में भौतिकी में, किसमें? भौतिकी सब्जेक्ट नहीं विषय, मतलब सब्जेक्ट बोलते बोलते ना ऐसा लगे सब्जेक्ट, अभी विषय बोलने में अलग ही। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सैद्धांतिक भौतिकी के लिए उनकी सेवाओं और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए प्रदान किया गया था, और यह कार्य क्वांटम सिद्धांत की स्थापना में महत्वपूर्ण था। पता है इंग्लिश पढ़ने में ना, मतलब वो फ्लो में पढ़ दिया, ठीक है। अब हिंदी वाला जो एक्सप्लेन करना होता है ना भाई, देखना होता है शब्द, देखो तुम क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, हिंदी इज मोर एंड मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश, लिटरली। द पावर हाउस ऑफ द सेल। चलो यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ एक आपको मैं एक वर्क दे रही हूँ, कर लेना। क्या वर्क है आपको बताना है।
Similar cell organelles in plant cell and एनिमल सेल। ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का जो भी इन दोनों में जो कॉमन मतलब जो होंगे ना, जो सिमिलर होंगे सेल ऑर्गेनल्स, मतलब जो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, जो एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन भाई कुछ यही सब बताओ, मजा आएगा पढ़ के भी तुम्हारा कमेंट। भाई कुछ बता रहे हो, आप पढ़ रहे हो, कितना अच्छा लगेगा नहीं। चलो क्लास एंड करें। एंड करो यहीं पे आज। अब ऐसे भी स्लाइड्स बचे नहीं है, लास्ट वही इसका एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है। तो इंग्लिश की क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप ऐप पे जाके व्यू कर सकते हो। ठीक है, और यूट्यूब पे तो आ ही रहा है, कुछ दिक्कतें की वजह से दूसरी रिकॉर्डिंग नहीं गई होगी, बट जल्दी ही जाएगी। लेकिन अगर आपको जाना है, देखना है, तो आप ऐप पे भी जाके व्यू कर सकते हो। सारी क्लासेस ऐप पे बहुत ही अच्छे से हो रही है और मेंस की भी चल रही है, तो बिल्कुल आप जाएं, देखें। और हमारा जो ये साइंस का सीरीज़ है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। साइंस की जो चैप्टर्स वाली क्लासेस है ना, वो भी हो रही है ऐप पे। लेकिन अगर आपको ऐसे चाहिए होगा ना कि कुछ, मैंने जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि अगर आपको चाहिए होगा कि नहीं फिजिक्स का क्लास होना चाहिए चैप्टर वाइज ऑन यूट्यूब, या किसी भी चैप्टर का जो आपको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए पूरा चैप्टर, तो आप कमेंट करना, फिर सोचा जाएगा, है ना। फिर हम बिल्कुल आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ओके।